गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 10 का चैप्टर पढ़ रहे थे प्रेमचंद। प्रेमचंद चैप्टर के अंतर्गत हमने सबसे पहले प्रेमचंद की सूरत के बारे में पढ़ा था कि उनकी कैसी सूरत थी, किस प्रकार के वो लगते थे। उसके बाद में हमने उनके जन्म के बारे में पढ़ा था कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का क्या नाम था। तो कुछ बातें हैं उनको आप याद रखना। इनकी सूरत किस प्रकार की थी? गोरी सूरत, घनी काली भौहें, छोटी छोटी आंखें, नुकीली नाक, बड़ी बड़ी और गुच्छी हुई विरल मूछ, इस प्रकार का इनका चेहरा लगता था, है ना। इनका जन्म है वाराणसी 6 किलोमीटर दूर लम्ही नामक गांव में हुआ था 31 जुलाई सन 1880 को। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इनके पिता का नाम अजैबलाल था, है ना, अजैबरार पिता का नाम। माता का नाम आनंदी था, है ना। इस प्रकार की हैं वो, आप उसमें अंडरलाइन करते रहना और ये देखते रहना, याद करते रहना, ताकि आपकी याद हो जाएगा, है ना। जो महत्वपूर्ण बातें होती है ना उनको अंडरलाइन कर लिया करो। इससे पढ़ा था कि इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। इनकी सौतेली माता इनके साथ सौतेला व्यवहार करती थी। ये बातें उन्होंने अपने उपन्यास कर्म भूमि में लिखी हैं और उसमें पात्र चंद्रकांत के माध्यम से अपने बारे में बताया है। फिर आगे हमने पढ़ा था कि वो बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चले जाते थे। फिर उनके पिता का तबादला गोरखपुर हो गया था, वहाँ पर वो पढ़ने के लिए चले गए थे। छोटी सी उम्र में उनकी शादी भी करवा दी गई थी और गणित विषय में वो कमज़ोर थे, इसलिए उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। फिर भी उन्होंने 1919 में बीए कर लिया था। वो एमए करना चाहते थे, लेकिन गणित विषय में कमज़ोर होने के कारण उनकी पढ़ाई में रुचि बिल्कुल भी नहीं थी। अब इनका विवाह कर दिया था, तो इनकी जो पहली पत्नी थी वो नासमझ थी। इनका दूसरा विवाह है वो शिवरानी देवी के साथ में किया गया। शिवरानी देवी वो बाल विधवा थी। बाल विधवा मैंने आपको बताया था, हमेशा ध्यान में रखना। बाल विधवा किसको कहते हैं? जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है, जिस लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम होती है और उस उम्र में वह विधवा हो जाती है, उसको कहते हैं बाल विधवा। आगे हमने पढ़ा था इसमें कि धनपत राय हैं, उनका पढ़ने में तो मन था ही, है ना, साथ में वो लिखने में लगे थे। लिखने का चस्का उनको लग गया था, चस्का होता है शौक। आगे आपको ध्यान में रखना है कि 1901 और 2 में उनके 2 उपन्यास निकले थे, है ना, 1901 और 2 में। और कहानी उन्होंने 1907 में लिखनी शुरू की थी। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेना और उनको याद करना। उन्होंने जमाना नामक समाचार पत्र है उस पर कार्य करना शुरू कर दिया था। उनका जो शुरू का साहित्य था वो उर्दू था, ध्यान में रखना। शुरू में उन्होंने उर्दू भाषा में पढ़ना और लिखना शुरू किया था। 1905 ईस्वी तक आते आते उन्होंने राष्ट्रीयता पर लिखना शुरू कर दिया था। देशभक्ति जो भावना थी उस पर लिखना उन्होंने शुरू कर दिया था, है ना। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि प्रेमचंद को देशभक्ति की भावना का पता किससे चला? तो इसमें बताया गया है कि जमाना नामक उस समय समाचार पत्र छपता था। उस समय अनेक देशभक्त लोग थे, वो उनके दफ्तर में आते थे और वहीं से उनको राष्ट्रीयता की दीक्षा मिली थी। इसको अंडरलाइन कर लेना, है ना। आप सबके पास में बुक तो होगी। उसके बाद में उन्होंने बताया कि 1905 से लेकर 1920 तक तो उन्होंने उर्दू भाषा में लिखा था और उर्दू भाषा के अंतर्गत उन्होंने अनेक उपन्यास, सैकड़ों कहानियाँ, पत्र पत्रिकाओं में निबंध और आलोचनाएं भी लिखी थी। 1920 के बाद वो हिंदी में लिखने लगे थे। 1930 में प्रेमचंद की कहानियों का एक संकलन अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था जिसका नाम था समर यात्रा। तो इसको ध्यान में रखना आपको।
आगे उन्होंने बताया है कि 1930 में उन्होंने अपना समाचार पत्र निकाला था हंस और 1932 में निकाला था जागरण। इससे पहले वो कौन कौन समाचार पत्रों में काम कर चुके थे तो इसमें बताया गया। उससे पहले उन्होंने जमाना, आज़ाद और मर्यादा नामक 3 समाचार पत्रों में काम किया था और 1930 में हंस और 1932 में जो जागरण समाचार पत्र निकाला था वो उनका स्वयं का ही समाचार पत्र था। उसके बाद में इन्होंने बताया है कि प्रेमचंद का स्वभाव कैसा था। तो ध्यान में रखना, प्रेमचंद स्वभाव से बहुत ही विनम्र थे। उनके स्वभाव में स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। दिखावा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। आगे इसमें बताया था कि सरकारी नौकरी है उसमें इनका संघर्ष चलता रहा था क्योंकि इनको देशभक्ति प्यारी थी, स्वाभिमान प्यारा था। इसलिए जब ये लिखते थे यानी कुछ कहानियाँ लिखते थे, कुछ पत्रिकाएँ लिखते थे तो उससे इनको महीने के 40-50 रुपये मिल जाते थे। 1921 में काशी के नामी देशभक्त बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने इन्हें 150 रुपये मासिक पर प्रेमचंद को मर्यादा का संपादक बना लिया था। कब? 1921 की बात है। मर्यादा जो समाचार पत्र है ना उस पर काम करना शुरू किया था इन्होंने, वो 1921 में किया था। उसके बाद में जब सुपर्णानंद जो पहले संपादक थे मर्यादा के, वो 1922 ईस्वी में जेल से छूटे थे। तो अब प्रेमचंद, अब उस पर संपादक काम कौन करे, प्रेमचंद करें या सुपर्णानंद करें? ऐसे में काम तो सुपर्णानंद को देना तय हुआ था और जो शिव प्रसाद बाबू है ना वो प्रेमचंद को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने विद्यापीठ में हेडमास्टर नियुक्त कर दिया था। ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं इनको ध्यान में रखना आपको, है ना। अब आगे बताया है कि प्रेमचंद है वो स्वाभिमान तो थे ही, देशभक्ति के लिए कुछ करना चाहते थे। अब उस समय देशभक्ति के लिए जो आवाज़ उठाता था उसको जेल में दे दिया जाता था। प्रेमचंद को भी ये शौक था कि मैं भी देशभक्ति के लिए जेल जाऊं। अब उनकी पत्नी थी वो उनके बारे में सोच रही थी कि प्रेमचंद तो बीमार रहते हैं, है ना, ऐसे में ये जेल कैसे जाने दूंगी, मैं तो इनको जेल नहीं जाने दूंगी। ऐसे में वो भी उन सत्याग्रही महिलाओं की कतार में जाकर खड़ी हो गई और जो सत्याग्रही जो महिलाएं होती थी, पुरुष होते थे, उन सबको ही जेल में डाल देते थे। अब प्रेमचंद की पत्नी को जब जेल ले गए तो प्रेमचंद हैं वो दुख तो पहुंचा उनको, फिर भी उनको तसल्ली थी कि हर परिवार के एक आदमी को जेल जाना ही चाहिए, तभी लोगों में देशभक्ति भावना का संचार हो पाएगा। आगे इसमें बताया गया था कि प्रेमचंद ने अपनी कहानियां हैं, अपने उपन्यास हैं, उनके माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा कर दी थी। सबके हृदय में, लाखों सैनिकों के हृदय में जोश से भर दिया था। 1923 में उन्होंने सरस्वती प्रेस चालू किया। उस पर अब सरस्वती प्रेस जब चालू किया तो उनको किसकी आवश्यकता हुई? कागज़ और छपाई की उनको आवश्यकता हुई। अब कागज़ और छपाई का खर्चा है वो निकालना बहुत मुश्किल हो गया था, है ना। ऐसे में वो कर्ज लेते गए, है ना, और कर्ज में ही डूबते गए। लेकिन 1930 तक प्रेस की हालत खराब रह गई और उन प्रेमचंद को घाटा ही घाटा और कर्ज ही कर्ज हो गया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन सरकार की नौकरी नहीं करेंगे, सरकार की नौकरी नहीं करेंगे, अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस प्रकार का प्रण उन्होंने ले लिया था। अब तक हमने यहाँ तक ही पढ़ा था, अब इससे आगे पढ़ेंगे। फिर उन्होंने देखा कि अब फिर से कर्ज ले लेंगे, काम चला लेंगे, लेकिन सरकार की नौकरी नहीं करेंगे। अब तक हमने यहाँ पर पढ़ा था, अब इससे आगे है
बार बार निश्चय करते थे कि दोबारा नौकरी नहीं करेंगे। प्रेमचंद बार बार निश्चय करते थे कि मुझे सरकार की नौकरी नहीं करनी है। अपनी किताबों के गुजारे के लायक रकम निकल ही आएगी। बार बार जमकर प्रेस में बैठते थे, बार बार पुराना कर्ज पटाकर नए नए सिरे से मशीन के पुर्जों में तेल डालते थे। इसमें बताया गया है कि प्रेमचंद है वो सरकारी नौकरी करना पसंद नहीं करते थे, उन्हें स्वाधीनता प्यारी थी। ऐसे में अब वो कहते हैं कि अब क्या करें, अब कर्ज हो गया, सरकार की नौकरी भी नहीं करना चाहते, ऐसे में घर का गुजारा कैसे निकलेगा। लेकिन फिर भी वो हिम्मत रखते थे कि मैं पुस्तकें लिखूँगा, है ना, समाचार पत्र लिखूँगा, तो उससे घर का गुजारा ज़रूर ही निकले जाएगा। फिर से कर्ज ले लूँगा, हो सकता है दोबारा से कर्ज लूँ तो आगे चल कर के 2 रुपये उसमें कमा भी सकता हूँ। इस प्रकार की आस लगाए वो अंग्रेजी की नौकरी नहीं करने और प्रेस पर काम करने, किताबें लिखने का काम वो करने लगे थे। और इसमें नाम आया पटाकर, पुराना कर्ज पटाकर है, तो इसमें पटाकर शब्द आया है। पटाकर शब्द होता है चुकाना, है ना। बार बार पुराना जो कर्ज है ना वो चुका करें, नए सिरे से मशीन के पुर्जों में तेल डालते थे। कहने का मतलब पुराना कर्ज था वो तो चुका दिया, फिर से नया कर्ज ले लिया। तो इस प्रकार से अपने दिन का गुजारा वो करते थे। काम बढ़ता था, परेशानियां बढ़ती थी। भाई काम करेगा उसके सामने हजारों परेशानियां आएंगी, हजारों कठिनाइयां आएंगी। तो इसमें वही परेशानी हो गई, कागज़ का खर्चा, छपाई का खर्चा, फिर से वही परेशानियां, काम भी बढ़ा तो परेशानियां भी आ गई। बुढ़ापा भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ता जाता था। पढ़ने लिखने का सारा काम रात को करते थे। तंदुरुस्ती बीच बीच में टूट जाती थी। दवा दारू के लिए शिवरानी रुपये देती तो वे उस रकम को भी प्रेस में खर्च कर डालते। फिर वैद्यों और हकीमों से सस्ती दवाएं लेते रहते। आराम बिल्कुल नहीं करते थे, खाना भी मामूली किस्म का खाते। अब इसमें बताया गया है कि प्रेमचंद है तो उनकी उम्र तो बढ़ती जाती थी, है ना, उम्र तो बढ़ती रहती है। किसी न किसी व्यक्ति की, हर व्यक्ति की उम्र है वो बढ़ती रहती है। प्रेमचंद की भी उम्र बढ़ रही थी। ऐसे में अब वो बीमार भी रहने लगे थे। जो व्यक्ति बीमार होता है उसको दवाइयों की आवश्यकता भी होती है। तो शिवरानी थी जो उनकी पत्नी थी, वो उन्हें दवा के लिए रुपये देती थी, लेकिन वो दवा नहीं लाते थे, बल्कि उन रुपयों को किस में खर्च कर देते थे, प्रेस में। और जो वैद्य और हकीमों से सस्ती दवाएं लेते रहते थे, काम में लगे रहते थे। आराम करने का उनका काम नहीं था, है ना। खाना भी बिल्कुल मामूली किस्म का खाते थे। तो इस प्रकार की उनकी दिनचर्या रहती थी कि काम में लगे रहना, उम्र की परवाह किए बिना काम में ही लगे रहना। इस प्रकार की उनकी दिनचर्या हो गई थी। उनका जीवन ऐसा दीप था जिसकी लौ मध्यमी नहीं तेज प्रकाश देने को मजबूर थी, पर उस दीप में कभी पूरा पूरा तेल नहीं डाला गया। लौ हमेशा बत्ती के रेशे को ही जलाती रही। वे चाहते थे कि जीवन दीप का प्रकाश दूर दूर तक फैले, वक्त पर फैले, अच्छी तरह फैले। अपनी सारी किताबें, अपना सारा साहित्य अपने प्रेस में ही छपवाकर समूचे देश में फैला देना चाहते थे। किसानों, मजदूरों, युवकों, विद्यार्थियों, स्त्रियों और अछूतों की दर्दनाक जिंदगी को आधार बनाकर जो कुछ भी लिखें, सभी को छापकर जनता को सजग सचेत बना देने का संकल्प प्रेमचंद के अंदर हिलोरे ले रहा था। अधिक से अधिक लिखते जाना, अधिक छापते जाना, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक बनाते जाना। शोषण, गुलामी, ढोंग, दंभ, स्वार्थ, रूढ़ि, अन्याय, अत्याचार, इन सब की जड़ें खोद डालना और धरती को नई मानवता की लायक बनाना, यही प्रेमचंद का उद्देश्य था। तभी तो हानि लाभ की भावनाओं से निर्लिप्त रहकर प्रेमचंद अंत तक लिखते रहे।
अब इस पैराग्राफ में बताया गया है कि प्रेमचंद थे, उनको लिखने का शौक था, उनका मन लिखने और पढ़ने में लगा रहता था। लोगों में एक नई जागरूकता वो पैदा करना चाहते थे, क्रांति भावना लोगों में लाना चाहते थे, देशभक्ति की भावना लोगों में लाना चाहते थे, अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को खड़ा करना चाहते थे। ऐसे में उनमें लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेस का काम करना बहुत ही आवश्यक हो गया था। प्रेमचंद का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, लेकिन उन्होंने बिना थके हारे, यानी थकान तो उनको हो गई थी, फिर वो हिम्मत रखते थे और सतत आगे बढ़ने का प्रयास करते थे। तो ऐसे में उनका जीवन है वो ऐसे दीप की तरह हो गया, ऐसे दीप की तरह हो गया जो मध्यमी नहीं तेज प्रकाश देने को मजबूर थी। कहने का मतलब बुढ़ापे में भी वो अधिक काम करते थे। बुढ़ापे में व्यक्ति थक जाता है, आराम करता है, लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बुढ़ापे में भी पहले काम करते थे, वैसे ही आगे भी काम करना शुरू कर दिया था, बिल्कुल आराम भी नहीं करते थे। अब इसमें बताया गया लो हमेशा बत्ती के रेशे को जलाती रहती है। तो यहाँ पर प्रेमचंद के बारे में ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रेमचंद है वो बुढ़ापे में भी ऐसा ही काम करते थे। लोगों में एक जन चेतना, एक जागरूकता वो जगाना चाहते थे कि कैसे करके अंग्रेजों को भारत से निकालो, और उनका ये जीवन दीप का प्रकाश है ना वो दूर दूर तक फैले, वक्त पर फैले, अच्छी तरह फैले, यानी लोगों में जन जागरूकता अच्छी तरीके से आ जाए, दूर दूर तक लोगों में जन जागरूकता आए। ऐसे में उन्होंने क्या किया, अपनी सारी किताबें, अपना सारा साहित्य अपने प्रेस में छपाकर समूचे देश में फैला देना चाहते थे। कि उन्होंने जितना भी साहित्य लिखा था, जितनी किताबें लिखी थी, जितनी कहानियाँ लिखी थी, देशभक्ति भावनाओं पर जो कुछ भी उन्होंने लिखा था वो अपनी प्रेस में छपवाकर सभी जगह फैला देना चाहते थे, ताकि सभी दूर दूर तक के लोगों में भी जन जागरूकता फैल सके, दूर दूर के लोगों में भी देशभक्ति भावना जागरूक हो सके। किसानों, मजदूरों, युवकों, विद्यार्थियों, स्त्रियों, अछूतों दर्दनाक जिंदगी को आधार बनाकर जो कुछ भी लिखे सभी कुछ छापकर जनता को सजग सचेत बना देने का संकल्प प्रेमचंद के अंदर हिलोरे ले रहा था। अब उस समय किसानों की दशा है वो बहुत दयनीय थी, मजदूर थे उनकी दशा दयनीय थी, युवक थे वो बेरोजगार हो गए थे, विद्यार्थी थे और स्त्रियों की दशा, और जो अछूत हैं उनकी दशा, इन सब की दशा है वो दयनीय हो चुकी थी। ऐसे में ये इन सब में एक जागरूकता लाना चाहते थे कि उनमें देशभक्ति भावना यदि जागृत हो जाएगी तो अंग्रेजों को भारत से निकाला जा सकेगा, अंग्रेजों का विरोध किया जा सकेगा, है ना। किसान हैं वो अंग्रेजों का विरोध करेंगे, मजदूर, युवक, विद्यार्थी और जितनी महिलाएं हैं वो सारे ही अंग्रेजों का विरोध करेंगी, तो हमारा देश क्या बन जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। अधिक से अधिक लिखते जाना। अब प्रेमचंद को लिखने का शौक तो था ही, है ना, तो वो अधिक से अधिक लिखते थे और जितना लिखते थे उतना ही छापते थे, अधिक लोगों को जागरूक बनाते जाना। अब उन्होंने जिस बुराइयों का विरोध करना शुरू किया था, अंग्रेजों की जिन बुराइयों का विरोध उन्होंने करना शुरू किया था वो कौन कौन सी बुराई थी? अंग्रेज जो शोषण करते थे, जो हमें गुलाम रखते थे, जो वो ढोंग करते थे, दम्भ स्वार्थ की उनकी जो नीति थी, रूढ़िवादिता जो लोगों में थी, अन्याय के विरुद्ध सामना जो लोग नहीं करते थे और जो अन्याय अत्याचार अंग्रेज करते थे, इन सब की जड़ें खोदने का काम है वो प्रेमचंद ने अपनी इन्हीं किताबों और प्रेस के माध्यम से करना शुरू कर दिया था। और वो धरती को नई मानवता की लायक बनाना चाहते थे, यही प्रेमचंद का उद्देश्य था। तो प्रेमचंद का क्या उद्देश्य था, ध्यान में रखना, शोषण, गुलामी, ढोंग, दंभ, स्वार्थ, रूढ़ि, अन्याय, अत्याचार, इन सब को दूर करना और धरती को नई मानवता के लायक बनाना प्रेमचंद का उद्देश्य था। कि लोग जितना भी उनका शोषण हो रहा है, किसानों का जो शोषण हो रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, उन शोषण का विरोध करें। लोग अंग्रेजी दास्ता ग्रहण कर रहे हैं, उनकी गुलामी में जी रहे हैं, उनसे उनका विरोध करना शुरू कर दें।
अंग्रेजों ने जो स्वार्थ की नीति अपनाई है, उस स्वार्थ की नीति का हम विरोध करें। लोगों में जो रूढ़िवादिता है, जो पुराने पुराने विचार हैं, उस सब को नष्ट किए जाएं और जो अन्याय जो हम पर कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाए जाए। जो अत्याचार महिलाओं पर हो रहे हैं, किसानों पर हो रहे हैं, मजदूरों पर हो रहे हैं, उन सब का विरोध किया जाए। तो इस प्रकार की भावना प्रेमचंद ने लोगों में जगाई थी और इस धरती को नई मानवता के लायक बनाना चाहते थे। तभी तो हानि लाभ की भावनाओं से निर्भीत रहकर प्रेमचंद अंत तक लिखते रहे। तो इसमें ध्यान में रख लेना या याद कर लेना कि प्रेमचंद का लिखने का क्या उद्देश्य था। प्रेमचंद के लिखने का क्या उद्देश्य था, तो इस लाइन को अच्छी तरीके से याद कर लेना। नींद नहीं आती थी, बीमारी बढ़ गई थी, है ना। प्रेमचंद की अवस्था वो ज़्यादा होती जा रही थी, ऐसे में बीमार तो वो थे ही, तो नींद नहीं आ रही थी, बीमारी बढ़ गई थी, प्रेस जाना बंद था। फिर भी आप घर वालों की नज़रें बचाकर उड़ जाते और कलम तेज़ी से चल पड़ती। इतनी तेज़ी से जीवन समाप्त होने से पहले सब कुछ लिख देना चाहते थे। मैं मजदूर हूँ, प्रेमचंद ने लिखी थी ये बातें। मैं मजदूर हूँ, जिस दिन न लिखूँ उस दिन मुझे रोटी खाने का अधिकार नहीं है। ये शब्द उनके होठों में केवल आभूषण ही न थे बल्कि सच थे। ये बात प्रेमचंद ने अपने बारे में लिखी थी कि मैं मजदूर हूँ, जिस दिन न लिखूँ उस दिन मुझे रोटी का अधिकार नहीं है। ये बातें प्रेमचंद ने स्वयं के लिए लिखी थी। यानी वो बीमार तो रहते थे ही, है ना, अवस्था भी उनकी ज़्यादा हो चुकी थी, फिर भी वो काम करते रहते थे। अब घर पर उनकी पत्नी उनकी निगरानी करने लगी थी और उन्हें प्रेस जाना बंद कर दिया था, तो प्रेमचंद से रहा नहीं जाता था। वो लुक छिप करके प्रेस जाते थे और लिखते ही रहते थे, छापते ही रहते थे। तब उन्होंने ये पंक्ति लिखी थी कि मैं मजदूर हूँ, जिस दिन न लिखूँ उस दिन मुझे रोटी खाने का अधिकार नहीं है। फिल्मों के द्वारा जनता तक अपने संदेशों प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने और साथ ही अभाव से मुक्ति पाने के लिए वे बम्बई गए। किंतु धनपत को धनपतियों का सहवास और बम्बई का प्रवास रास नहीं आया। वह उनकी अभिलाषाओं में पूर्ति नहीं कर पाया। फिर वही प्रेस, फिर वही प्रकाशन, फिर वही घिसाई। रातों रात जाकर प्रेमचंद ने गोदान पूरा किया और उनका एक उपन्यास है प्रेमचंद का गोदान। गोदान छपकर निकल आया कि उनकी लेखनी मंगलसूत्र पर तेजी से चढ़ रही थी। फिर वो आगे मंगलसूत्र नामक जो उपन्यास है वो लिख रहे थे। तो इसमें बताया गया है कि आप प्रेमचंद को ऐसा लगा, उस समय फिल्में चलने लग गई थी, मुख्य फिल्में थी उस समय, मुख्य फिल्में थी। प्रेमचंद को ऐसा लगा कि मैं फिल्मों के द्वारा भी अपने संदेशों को प्रभावशाली ढंग से पहुंचा सकता हूं। इसलिए वो बम्बई गए थे, अपने संदेशों को फिल्मों के द्वारा प्रचार प्रसार करने के लिए वो मुंबई गए थे। लेकिन वहाँ मुंबई में क्या था, धनपति थे, यानी बहुत धनी लोग थे। धनी लोगों का रहना आना जाना वो उनको पसंद नहीं आया था। तो ऐसा लग रहा था कि अब उन्होंने उनसे बात भी की थी धनी लोगों से, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी फिल्म बनाने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में जो प्रेमचंद की जो अभिलाषाएं थी, जो इच्छा थी कि भाई फिल्म के द्वारा मैं अपने संदेशों का प्रचार प्रसार कर सकूं, तो वह अपनी इस इच्छा को पूरी नहीं कर पाए थे और वापस आ गए। और आकर के रातों रात जाकर, पूरी रात जाकर के उन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था गोदान। फिर आगे दूसरा उपन्यास लिखने का प्रयास कर रहे थे जिसका नाम था मंगलसूत्र। मरते मरते प्रेमचंद इस उपन्यास को पूरा करना चाहते थे। कौन से को? मंगलसूत्र को। गोदान को तो उन्होंने पूरा कर दिया था, लेकिन मंगलसूत्र को पूरा करना चाहते थे। मरते मरते प्रेमचंद इस उपन्यास को पूरा करना चाहते थे,
4 ही अध्याय लिख पाए थे। कितने अध्याय लिखे थे उन्होंने? 4 ही अध्याय लिखे थे। खाना नहीं हजम होता था, पेट में पानी भर गया था, परंतु इतने भर भी काम करने की ललक पीछा नहीं छोड़ती थी। ललक होती है इच्छा। 8 अक्टूबर 1936 रात का पिछला पहर। प्रेमचंद ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। अभी 60 के भी नहीं हुए थे। 56 वर्ष की आयु की क्या कोई लंबी आयु थी? मैक्सिम गोर्की और शरतचंद्र का देवसान उसी वर्ष हुआ। अब इसमें बताया गया है कि प्रेमचंद है वो मंगलसूत्र नामक उपन्यास को पूरा करना चाहते थे, लेकिन वो मंगलसूत्र नामक उपन्यास को पूरा नहीं कर पाए। मरते मरते प्रेमचंद इस उपन्यास को पूरा करना चाहते थे, लेकिन इस मंगलसूत्र उपन्यास के उन्होंने केवल 4 ही अध्याय लिखे थे। 4 अध्याय ही लिख पाए थे। फिर उनकी जो मृत्यु की घड़ी है, मृत्यु का जो समय वो निश्चित आ गया था। तो ऐसे में वो बीमार तो थे ही। अब जो खाना वो खाते थे वो भी उनके हजम नहीं होता था और पेट में उनके पानी भी भर गया था। फिर 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई थी। जब प्रेमचंद की मृत्यु हुई तब उनकी उम्र 56 वर्ष की थी। ध्यान में रखना, प्रेमचंद की जब मृत्यु हुई तो उनकी अवस्था कितनी वर्ष की थी? 56 वर्ष की। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1936 को। 8 अक्टूबर 1936 को उनकी मृत्यु हुई थी और 8 अक्टूबर को मैक्सिम गोर्की और शरतचंद्र का भी देवसान उसी वर्ष हुआ था। देवसान भी मृत्यु होती है ना, तो 8 अक्टूबर को ही मैक्सिम गोर्की और शरतचंद्र की भी मृत्यु 8 अक्टूबर को ही हुई थी। तो ध्यान में रखना आपको प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था और 8 अक्टूबर 1936 को 56 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई थी। ये आज का अपना चैप्टर पूरा हो चुका है। इसको आप ध्यानपूर्वक देखना और यदि आपके पास पुस्तक है, सभी के पास पुस्तक होगी, तो उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने अंडरलाइन की थी उसको अंडरलाइन करना और उन्हें याद भी करना। धन्यवाद।